जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉलिड एंगल पर। क्या होता है सॉलिड एंगल? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी समझना कि सॉलिड एंगल क्या है, क्योंकि गॉस लॉ जो है उसका रिलेशन सॉलिड एंगल के साथ कुछ ना कुछ है, तो इसलिए सॉलिड एंगल पढ़ना ज़रूरी भी है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? द सरफेस ऑफ अ स्फेयर। अगर हम कोई एक स्फेयर लें, ऐसे कोई एक स्फेयर लें, मान लो ये एक स्फेयर लेते हैं और ये स्फेयर का क्या है, एक सेंटर है जिसका नाम ओ है। और हम इस स्फेयर के सरफेस पर कोई अगर यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लेते हैं, सरफेस एलिमेंट, जो कि डीएस सरफेस एलिमेंट है, तो ये सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। इस स्फेयर के सेंटर पर कुछ ना कुछ क्या बनाता है, एंगल बनाता है। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या है बेसिकली? तो सरफेस एरिया ऑफ आ स्फेयर सबटेंड्स सम एंगल कॉल्ड सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो ये एक स्फेयर है और स्फेयर के सेंटर पर ये जो सरफेस एरिया लिया है, एलिमेंट लिया है डीएस, ये सेंटर पर जो कोण या जो एंगल बना रहा है उसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। देखो, सॉलिड एंगल को समझने के लिए एक और मैं डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज कर लो कि ये हमारा कोई एक सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है या स्फेयर मान सकते हो, और ये इसका सेंटर है। और इस स्फेयर के अंदर ऐसे मैं इमेजिन कर सकता हूँ बहुत सारे लेयर्स हैं। ये बहुत सारे ऐसे लेयर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं, ऐसे ये लेयर्स होंगे, ये लेयर्स हो गए, और ये इसका सेंटर है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आउटर सरफेस है, इस पर एक हम सरफेस लेते हैं और ये सरफेस कुछ ऐसे डी एस सरफेस है। ये कितना है, ये डी एस सरफेस है, ये डी एस सरफेस है। तो डी एस सरफेस ने क्या किया है, डी एस सरफेस सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो मान लेते हैं ओमेगा है। तो इसके अंदर अगर इस सरफेस को लेंगे तो ये सरफेस भी ओमेगा एंगल ही बनाएगा। ये सरफेस लेंगे तो ये भी ओमेगा एंगल ही बनाएगा। ये सरफेस लेंगे तो ये भी ओमेगा एंगल ही बनाएगा। ये सरफेस लेंगे तो ये भी ओमेगा एंगल ही बनाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि सरफेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये डीएस उसके लिए उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ds नाम दे दूं, ds1 नाम दे दूं, इसको ds2 नाम दे दूं, ds3 नाम दे दूं, इसको ds नाम दे दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ds अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू ds3 अपान आर स्क्वायर। ds आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर स्क्वायर नहीं, r3 स्क्वायर हो जाएगा, और ds2 हो जाएगा और r2 स्क्वायर, और ds1 अपान r1 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ऐसे चाहे जितने भी आप इसमें एलिमेंट आप लेते रहें और चाहे जितने भी सर्कल इसमें स्फेयर ड्रॉ करते रहें, सब की वैल्यू ओमेगा ही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे जितना आप स्फेयर मान लो, चाहे जितना बड़ा स्फेयर का ये एलिमेंट हो जाए, लेकिन ओमेगा सबके लिए कांस्टेंट ही होता है, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यही है हमारा, क्या है ये, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस कांस्टेंट ओमेगा इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। यही क्या है, सॉलिड एंगल है। ठीक है, यही सॉलिड एंगल है। और ये हम कह सकते हैं कि जो इसको नाम दे रहे हैं ओ, इसको नाम दे रहे हैं एक्स, इसको नाम दे रहे हैं ओ, इसको नाम दे रहे हैं एक्स, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेड बाई द एरिया, एरिया एक्स, एरिया क्या है, एक्स, और यहाँ वाला वाई है, तो हम ऐसा कह सकते हैं एरिया एक्स वाई एट पॉइंट ओ। तो ओ पर एरिया एक्स वाई ने जो एंगल बनाया है वही हमारा ओमेगा है, वही सॉलिड एंगल है। ठीक है, वही क्या है, सॉलिड एंगल है। और इस एक्स वाई एरिया ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है, अगर वो सॉलिड एंगल है और हर एक स्फेयर का मान लो रेडियस r1 है, r2 है, r3 है, डॉट डॉट ऐसे है, तो उसका रेशियो कुछ इस तरीके से ही मिलेगा, उसका रेशियो कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। सॉलिड एंगल का एक और फार्मूला होता है जो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है।
अब अगर ये फॉर्मूला देखें तो ये क्या हो जाता है, देखो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मान लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और ds जो है वो ये है, ds क्या है, ये है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो थीटा है ds और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो थीटा के टर्म में एक कंपोनेंट आ जाएगा सरफेस एरिया का, जो s cos थीटा अपन r स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पर s जो है वो सरफेस एरिया ही है। s याद रखना, वो कुछ और नहीं है, वो सरफेस एरिया ही है, ये सरफेस एरिया ही है। इसमें एक दो हम स्पेशल केस भी लगा के देख लेते हैं कि अगर मैं सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ, और सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक हेमीस्फेयर की वजह से। सपोज कर लेते हैं कि ये एक हेमीस्फेयर है। अब मैं सेंटर पर यहाँ पर सॉलिड एंगल कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पर सॉलिड एंगल कैलकुलेट करता हूँ तो जो हमारा ds होता है वो 2πr² आ जाता है। इस केस में जो ओमेगा हमारा होता है वो 2πr²/r², और r² से r² कैंसिल होकर हमारा 2π आ जाता है। तो हेमीस्फेयर के केस में याद रखना, हेमीस्फेयर के केस में जो एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व्ड सरफेस एरिया एट द सेंटर होता है वो 2π आ जाता है। ये भी याद रखना, ये बहुत स्पेशल केस है। केस नंबर अगर मैं 2 देखूं, और यहाँ पर हेमीस्फेयर ना लेकर हम पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस एरिया लेते हैं, क्लोज्ड सरफेस एरिया लेते हैं, और तब देखते हैं कि सेंटर पर कितना एंगल बनता है। तो हमें अगर सेंटर पर देखें, पूरा यहाँ से चलकर ऐसे पूरा सरफेस एरिया पूरा अगर हम देखें, तो पूरे सरफेस एरिया के लिए हम देखेंगे तो ds हमारा कितना हो जाता है, 4πr² हो जाता है। अब हमारा जो सॉलिड एंगल होगा ओमेगा = ds/r² होता है, और ds की जगह पर 4πr² रखकर r² रखेंगे, r² से r² कैंसिल हो जाएगा और ये 4π हो जाएगा। अब हम ये कहने वाले हैं इस लाइन को देखकर कि एंगल सबटेंडेड बाय द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4π। वो कितना होता है, 4π होता है, लेकिन हेमी स्फीयर कितना करता है, 2π करता है। तो यहाँ तक आपको हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर तो वीडियो कैसा लग रहा है इसका कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बस इसी लेक्चर में हम यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ ऑफ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।